जय श्री राम, शुभ संध्या। मैं दीपेश पटेल प्रशासक समिति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले देवउठनी एकादशी की आप सभी धर्मपरायण मित्रों को शुभकामनाएं। गत एक सप्ताह से हमारी जो संस्कृत कक्षा थी वह निरंतर नहीं चल पाई है, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। अभी हम उसी को गत कक्षा को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो विषय है वह है संधि। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसी को हम बोलेंगे अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संधि की परिभाषा। तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो संधि कैसे होगी उसको हम एक बार विस्तृततया जान लेते हैं। तो 2 वर्ण हम लेंगे, यहाँ हमने लिया है रमा और ईस। यहाँ 2 वर्ण लिए हैं, इनको अलग अलग लिख देंगे। रमा धन ईसा मिलके क्या हुआ रमेशा। तो इनको हम अलग अलग लिखेंगे। रमा को अलग अलग लिखेंगे र धन अ धन म धन आ, और ईस को अलग अलग लिखेंगे ई धन श धन अह। तो दोनों जो वर्ण हैं उनको अलग अलग लिख लिए हैं। तो इनमें संधि किस में होनी है? आ और ई में। तो आ और ई में जब संधि होगी तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए। तो इनको एक बार पुनः जोड़ते हैं। र धन अ धन म, आ और ई के स्थान पर क्या बना है? ए। तो यहाँ ए को जोड़ेंगे। अ र धन अ धन म धन ए धन स धन अह मिलकर क्या हुआ? रमेशा। यहाँ संयोग है तो इसका परिभाषा देख लेते हैं हम। 2 वर्णों का परस्पर मेल होने पर भी यदि दोनों में से किसी भी वर्ण में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे केवल संयोग मात्र कहते हैं अथवा उसे संयोग मात्र कहेंगे। तो संधि की परिभाषा हम विस्तृततया जान लेते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जो स्वर संधि उसमें क्या होता है? स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। स्वर संधि जो है उसमें केवल स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। जो व्यंजन संधि है उसमें व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है। जो व्यंजन है उसका स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है। और जो विसर्ग संधि है उसमें विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है। तो स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है और व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होता है। और जो विसर्ग संधि है उसका विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार हम एक बार पुनः व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सीधे तौर पर समझ लेते हैं, आखिर इनमें होना क्या है। तो व्यंजन संधि जो है उसमें होगा वर्ग का प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। जैसे का, यदि कहीं किसी वर्ण में का लिखा है तो उसका तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो तृतीय वर्ण में जो रहेगा वह क्या बन जाएगा? गा। उसमें गा में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे ही दूसरा भेद देख लेते हैं हम। वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। जो व्यंजन संधि है उसका द्वितीय जो फॉर्मूला है उसका हम कैसे परिभाषित करेंगे? वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण लिखा जाएगा, जैसे कि ता के स्थान पर न। विसर्ग संधि में देख लेते हैं। विसर्ग संधि 4 प्रकार की यहाँ दिखाई गई है। सत्व संधि, उत्व संधि, ऋत्व संधि, विसर्ग लोप संधि। तो सत्व संधि में क्या होने वाला है? विसर्ग का श स श में परिवर्तन। उत्व संधि जो है विसर्ग का उ में परिवर्तन। ऋत्व संधि जो है विसर्ग का रा में परिवर्तन। और विसर्ग लोप संधि जो है विसर्ग का लोप, यानी जो विसर्ग होती है वह गायब हो जाती है। विसर्ग संधि के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं व्यंजन संधि। तो सबसे पहले हम वर्ग जान लेते हैं और स्वर और व्यंजन। तो वर्ण हो, जो हमारे पास जो वर्ण हैं वह उनमें स्वर और व्यंजन अलग अलग है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो स्वर क्या क्या है? आ ई उ र ए ओ और औ, यह सभी स्वर हैं। व्यंजन देख लेते हैं।
जैसा कि मैंने अभी बताया था वर्ग का, तो यहाँ हमने देख रहे हैं वर्ग जो मैं वर्ण आया था वह था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। क वर्ग में आएंगे क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में आएंगे च, छ, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आएंगे ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में आएंगे त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आएगा प, फ, व, भ, म। और बाकी जो वर्ण हमारे पास बचते हैं अंतस्थ और ऊष्म, या, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण हैं। और ऊष्म वर्ण जो है श, स, श और ह, यह ऊष्म वर्ण है। तो हमको यह विशेष प्रकार से ध्यान रखना जो हमारे पास 5 वर्ग हैं उनका कौन कौन से वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनमें जो वर्ण है जैसा कि मैंने बताया था प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण अथवा प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण, जैसे कि हम यहाँ क वर्ग में प्रथम वर्ण का है और तृतीय वर्ण गा है, उसका परिवर्तन होना है। और क वर्ग में ही प्रथम वर्ण का है और पंचम वर्ण ञ है, इसका इसमें परिवर्तन होना। इनका विशेष प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यदि इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर संधि आसानी से कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं व्यंजन संधि जो है हमारे पास, उसमें सबसे पहला जो देखेंगे हम जस्तु संधि के विषय में। तो जस्तु संधि में क्या होगा, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, जैसा कि मैंने अभी बताया था प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। तो प्रथम क वर्ग का प्रथम वर्ण क है, च वर्ग का च है, ट वर्ग का ट है, त वर्ग का त है और प वर्ग का प प्रथम वर्ण है। और इनके तृतीय वर्ण कौन कौन से हैं। क वर्ग का ग है, च वर्ग का ज है, ट वर्ग का ड है, त वर्ग का द है और प वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है व। तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन होना है। तो क जो प्रथम जो हमारे पास वर्ण वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनमें से किसी भी तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। आगे देख लेते हैं धन, किसी भी वर्ग का 3-4 वर्ण य, व, र, ल, ह, यह स्वर आ, ई और उ, ऊष्म वर्ण जो थे हमारे पास अंतस्थ वर्ण थे य, व, र, ल, ह, यह अंतस्थ वर्ण है। इनका किसी भी वर्ग का 3 और 4 वर्ण जो होते हैं, जैसे किसी भी वर्ग जो होता है जो जैसे कि हमने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जो देखा था, तो उनका 3 और 4 वर्ण जैसे कि य, व, र, ल, ह, यह स्वर और इनके साथ स्वर आ, ई और उ। उदाहरण देख लेते हैं। क वर्ग जैसे क वर्ग का जो है ग, घ, च वर्ग का ज, झ, तीसरा और चौथा वर्ण हम देख रहे हैं यहाँ। जैसा कि यहाँ लिखा था किसी वर्ग का, मतलब 5 वर्ग हैं, इनमें से किसी भी वर्ग का, यहाँ हमने 5 वर्ग देख लिए हैं, तीसरा और चौथा वर्ण जो है उसमें परिवर्तन होगा। देखते हैं क वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण कौन सा है, ग और घ। च वर्ग का कौन सा है, ज और झ। ट वर्ग का कौन सा है, ट और ढ। ट वर्ग का है ड और ढ। और त वर्ग का चौथा और तीसरा वर्ण कौन सा है, द और ध। प वर्ग का ब और भा। तो इनमें जब हम संधि करेंगे तो बाग, धन, ईसा, ये हमारे पास 2 वर्ण हैं, इनमें संधि करना है। तो संधि किस में होनी है, बाग के क में और ईस के ई में, इनमें संधि होनी है। तो हम देखेंगे कब यहाँ क वर्ग आ रहा है, तो क वर्ग का तृतीय वर्ण में परिवर्तन होगा और ईस जो है वह ईस में प्रथम वर्ण में परिवर्तन होना है। तो यहाँ क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है, ग है और घ है चौथा वर्ण। तो यहाँ तृतीय वर्ण हम जैसा कि देख पा रहे हैं, क के नीचे जो लिखा है ग, ये देखिए, ये यहाँ आप देख पा रहे हैं क के नीचे जो ग लिखा है वह तृतीय वर्ण है। तो बाक, तो क के स्थान पर ग हो जाएगा। धन, ईसा, तो बाग क के स्थान पर जो ग हुआ है उसको हम जब जोड़ेंगे तो बा का नहीं जोड़ेंगे,
का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके स्थान पर गा हो गया है। तो बागीसह, बाग धन ईसह, बागीसह। आगे देखते हैं जस्व संधि, इसका ही कुछ और तरीके से देखते हैं और उदाहरण देखते हैं। च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प, इन वर्गों का स्वर अथवा तीसरा और चौथा वर्ण अथवा या, व, र, ल, ह। उदाहरण देख लेते हैं कुछ। का तृतीय वर्ण कौन सा है? जब भी कोई हम संधि करना चाहेंगे तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन होना। तो क वर्ग का होगा ग में, यदि च है तो उसका जा में हो जाएगा, और ट है तो उसका डा में परिवर्तन हो जाएगा, त है उसका दा में परिवर्तन हो जाएगा, और यदि पा लिखा हुआ है कहीं तो उसका बा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसा कि एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। ऋक धन वेदः, तो यहाँ हमको इसमें संधि करनी है तो ऋक को अलग अलग लिखेंगे, ऋक र धन क, वेदः को अलग अलग लिखेंगे, वेदा को हम एक साथ लिख देंगे क्योंकि हमको यहाँ ऋक का में ही यहाँ संधि करनी है। और तो का के स्थान पर क्या हो जाएगा? ग, जैसा कि हमने ऊपर देखा और पहले भी हमने पढ़ा था, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन होगा। तो ऋ समान रहेगा, सिर्फ का में संधि होनी है तो हम लिख देंगे ऋ, और का के स्थान पर चूंकि का में संधि होनी इसलिए वहाँ क्या आ जाएगा? संधि होने के बाद ग आ जाएगा, का के स्थान पर ग आ जाएगा। तो ऋग धन वेदः, आधा गा ही रहेगा वह। आगे देख लेते हैं और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सब समान ही रहेगा, सिर्फ उदाहरण देख लेते हैं। बृहत धन आरण्यकः, तो इसमें बृहत ब्रह हम समान लिखेंगे क्योंकि संधि ता और आ में होनी है। बृहत के ता में संधि होनी है और आरण्यकः के आ में संधि होनी है। तो यहाँ हम देख लेते हैं बृहत त धन आरण्यक, तो इसमें ता वर्ग जो है उसका तृतीय वर्ण कौन सा है? दा, जो ता के स्थान पर दा में परिवर्तन हो जाएगा। तो तृतीय वर्ण क्या है? द, तो ता के स्थान पर दा आया है, जो दा रहेगा द धन आरण्यक समान रहेगा। चूँकि यहाँ दीर्घ आ है इसलिए हम जो आधा दा है उसका दीर्घ दा में परिवर्तन हो जाएगा। तो बृहद्दा, बृहद, चूँकि आरण्यक दीर्घ है इसलिए बृहद्दा। आगे देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ हमने दा लिख दिया है दीर्घ बना के। तो बृहद धन अ बराबर द, बृहद, बृहधा, क्षमा चाहता हूँ, बृह धन द धन रण्यकः, तो मिलकर क्या होगा? बृहदारण्यकः। यहाँ संधि जो हुई है, जो आरण्यक का जो दीर्घ आ था वह समान रहेगा, और जो बृहद का जो अर्ध आ जो हमारे पास था, आधा जो दा था वह आरण्यक के आ से मिलकर दीर्घ दा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बृहदारण्यक। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बाक धन दानम, बागदानम, बाक धन भूषणम, बागभूषणम। यहाँ का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हुआ है। टा का जो सट धन आनन है, इसका टा का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया? सडानन, सट धन आनन, सडानन। टा का तृतीय वर्ण कौन सा? डा आया है। जगत का ता वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है? दा आया है। ता के स्थान पर क्या आया है? तृतीय वर्ण में दा आया है। तो जगत धन ईसा, जगदीशः। कस्मात् धन भयम, कस्माद् भयम। दिक् धन गजः, दिग्गजः। जगत धन गुरुः, जगद्गुरुः। जगत धन अम्बा, जगदम्बा। शुभ धन अन्तः, शुभन्तः। अच धन अन्तः, अजन्तः। चलत धन अनिशम, चलदनिशम। ततः तत् धन आकर्ण्यः, तदाकर्ण्यः। आगे देख लेते हैं। जो जस्व संधि के बाद जो आती है अनुनासिक संधि, व्यंजन संधि में ही है, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या होने वाला है।
तो जो अनुनासिक संधि है उसमें प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन होना। अभी हमने जस्व संधि जो देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण के साथ तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो रहा था प्रथम वर्ण का। तो अभी यहाँ अनुनासिक संधि जो है उसमें प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा। जैसे कि देख लेते हैं, यदि का लिखा है तो ण में परिवर्तन हो जाएगा, च लिखा है तो ञ में परिवर्तन हो जाएगा, टा लिखा है तो ण में परिवर्तन हो जाएगा, ता लिखा है तो ना में परिवर्तन हो जाएगा, और पा लिखा है तो मा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन होना। वैसे भी किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, जैसा कि यहाँ लिखा है, धन किसी वर्ग का पांचवा वर्ण, जैसे कि का वर्ग में पंचम वर्ण क्या है, ण, चा वर्ग में पंचम वर्ण रहेगा ञ, टा वर्ग में ण, ता वर्ग में न, पा वर्ग में म। यह सभी पंचम वर्ण हैं। इनका उदाहरण देख लेते हैं हम। बाक धन मयः बराबर मिलके क्या हुआ संधि हो गई बांगमयः। तो यहाँ जो का वर्ग है इसका पंचम वर्ण क्या था, ङ, तो इसका का के स्थान पर क्या हो जाएगा, ञ। तो बाक जो था, का जो था वह हट गया, इसके स्थान पर पंचम वर्ण क्या आया, ञ। तो बांगमयः, बाक बांग धन मयः बांगमयः। वैसे ही नीचे सत धन मार्गः, तवर्ग, तवर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, न। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं हम, तवर्ग का पंचम वर्ण न है, तो सत ता के स्थान पर पंचम वर्ण आ जाएगा तवर्ग का ही, तो वहाँ हो जाएगा सा के बाद ना हो जाएगा, तो मिलके क्या होगा, संधि मिलके क्या होगा, सन्मार्गः, वाङ्मयः सन्मार्गः। अनुनासिक संधि के ही कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके पंचम वर्ण कौन कौन से हैं, ञ, ज्ञ, ण, न और म। यह इनके पंचम वर्ण। जैसे कि का के स्थान पर कोई वर्ण है तो उसमें संधि होनी, तो इसका का वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा ञ, चा वर्ग में ज्ञ, टा वर्ग में ण, ता वर्ग में ता के स्थान पर न, और प वर्ग में पा के स्थान पर म में परिवर्तन होगा, अथवा पांचवें जो वर्ण है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, तत धन न, यहाँ हम अलग अलग करके लिखते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था, यहाँ ता अलग लिख दिया, ये ता अलग लिख दिया। तो तत धन त, यहाँ चूँकि ता में संधि होनी, इसलिए हम ता के स्थान पर यहाँ पंचम वर्ण कौन सा है, ता के स्थान पर जैसा कि हम ऊपर देख पा रहे हैं ना हो जाएगा। तो इसका त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, न। तो त धन न, धन न, चूँकि यहाँ आधा ना है तो मिलकर क्या होगा, वो वह ता के स्थान पर हम ना लिख देंगे, तो मिलकर क्या हो जाएगा, तन्न, त धन न, धन न, तन्न। आगे देख लेते हैं, इसी अनुनासिक संधि के ही कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। चित धन मयम चिन्मयम, सट धन मासः षण्मासः, सत धन मतिः सन्मतिः, जगत धन नाथः जगन्नाथः, अप धन मयः अम्मयः, सत धन नारी सन्नारी, मृत धन मयम मृण्मयम। अब यहाँ आप देख रहे होंगे चिन्मयः षड्मासः सन्मतिः जगन्नाथः अम्मयः सन्नारी, यह सब समान है, और जो अंतिम वाला जो हमारे पास ये आया है, जो यह सिर्फ बदला हुआ है, यहाँ ता के स्थान पर ना आया है। इसको हम यहाँ यह आपको थोड़ा भिन्न तरीके से दिखाई दे रहा होगा, इसके विषय में बताता हूँ मैं। इसका जो वहाँ ना इसलिए आया है, देख लेते हैं, र श के योग से ना का परिवर्तन ना में हो जाएगा। जैसे कि र, यदि कहीं र है अथवा र है अथवा स है, इसके योग में यदि यह वर्ण कहीं होते हैं तो वहाँ ना के स्थान पर ना आ जाएगा, वहाँ ना नहीं आएगा, वह ना में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मृत में त्र जो नीचे है तो वहाँ त्र आया है, इसलिए
चूँकि यहाँ मृत में त्र का योग है, इसलिए ना के स्थान पर, यहाँ ता के स्थान पर ना आने वाला था पंचम वर्ण में, अब यहाँ वह ना आकर णा में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मृण्मयः अथवा मृण्मयम्। यह हमने आज जस्व संधि और अनुनासिक संधि के विषय में संक्षिप्ततया जाना है। हो सकता है यह आपको समझ में भी नहीं आएगा, चूँकि संधि थोड़ी कठिन होती है। यह सिर्फ अभ्यास करने पे ही आपको समझ में आ पाएगी। जब आप इसका 1-2 बार अभ्यास कर लेंगे तो आप इसको ठीक से समझ सकते हैं। और यदि कहीं भी कोई समस्या आती है, फिर भी कोई समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप आपका जो भी संशय है वह आप लिख दीजिएगा। मैं उसका पूरा प्रयास करूँगा कि मैं उसे समझा सकूँ एक बार पुनः। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम देखेंगे जो व्यंजन संधि है उसके विषय में देखेंगे, विसर्ग संधि के विषय में देखेंगे, हल संधि के विषय में देखेंगे। आगे जो है हम जो हमारी बाकी जो संधियाँ बची हैं उनके विषय में हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आशा है कि आप सभी इसके जो उदाहरण दिए गए हैं उनका आप अभ्यास करेंगे और इनको समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि, शुभ संध्या, पुनः मिलामः।